आयोनिक इक्विलिब्रिया करके चैप्टर का नाम है। ओके, सो आयोनिक वर्ड, फिर उसके बाद इक्विलिब्रिया, ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको पता तो होंगी ही, ठीक है। बट ये जो भी चल रहा है ना, ये सब केमिकल के ऊपर चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज केमिकल। अगर ये हमको समझ गया तो हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, सो केमिकल क्या होता है? केमिकल एक ऐसा कोई भी सब्सटेंस है जो कि मैटर को कंसिस्ट करता है, यानी कि दुनिया का वो हर एक चीज जिसके अंदर मैटर मैटर प्रेजेंट हो, मैटर, वो उसे हम केमिकल ही कह सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि अभी स्टोन बोल दो तो वो एक टाइप का केमिकल है, ऐसा नहीं होता है। जिसके अंदर मैटर तो एग्जिस्ट करता हो बट वो रिएक्शंस भी परफॉर्म करते हो, ठीक है, वो डायनेमिक हो, चेंज होते हो, ठीक है, मतलब भले ग्रेजुअल हजारों सालों में चेंज भले हो, कितना भी टाइम लगने दो, बट उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस भी आने चाहिए, ठीक है, इंटरनली एक्सटर्नली पूरे शेप में, स्ट्रक्चर में। तो वो सारी चीजें केमिकल होती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बट मोस्टली वो हर एक चीज जिसमें मैटर होता है उसे हम नॉर्मली केमिकल कहते हैं, ठीक है। एकदम बेसिक और फंडामेंटल इसका एकदम डेफिनेशन है जो सभी के लिए अप्लाई होती है। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? तो देखो, पहली बात तो हम इक्विलिब्रियम वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद आप खुद ही बता दोगे कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। सपोज आपके सामने दो बॉक्सेस है, दोनों बॉक्सेस में अगर सेम लेवल में वाटर भरा है, ठीक है, सेम लेवल में अगर वाटर भरा है, तो आप उसे कहोगे कि ये इसके अंदर जो वाटर फील्ड है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्वल इक्वल भरा हुआ है, ठीक है। तो ये इक्वालिटी, ये इक्विटी को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, नॉर्मली इसका कंसेप्ट है ये, ठीक है, कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, ये समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अब उससे पहले आपको पता होगा कि अगर सपोज ए प्लस बी और ऐसा कोई, यहाँ पे देखो सी प्लस डी, ऐसा कोई रिएक्शन करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट साइड बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट साइड, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, आप अच्छे से ये 10th वगैरह में पढ़े रहोगे। और ये जो है, ये एरो ये दिखाता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। सो केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है? जब कोई भी रिएक्शन, हम कब कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है? कि जब वो, उसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इक्वल होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी कि ध्यान देना अच्छे से, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी टाइम, ध्यान देना अच्छे से, कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन होने में टाइम लगता है अगर उतना ही टाइम बैकवर्ड रिएक्शन होने में, प्लस दूसरी बात अमाउंट जितना भी यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले में, यानी कि जो रिएक्टेंट साइड में है, और उतना ही अमाउंट नॉर्मली फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रहेगा, ठीक है। फिर एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि ए प्लस बी से अभी सी प्लस डी बनना बंद हो जाए, और दोनों का जो स्टेट होगा यानी लेवल होगा, अमाउंट होगा, वो दोनों तरफ सेम सेम आ जाए, मतलब यहाँ से यहाँ बनना बंद हो जाए, ठीक है। और ना ही सी से अभी ए बी बने, मतलब कुछ भी ऐसा ना हो, दोनों एकदम इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, ठीक है। सो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये बात ध्यान देना। दूसरी कंडीशन है यहाँ पे, देयर इज नेट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि एक ऐसा अमाउंट ऑफ चेंज कि जितना रिएक्टेंट साइड हो उतना ही प्रोडक्ट साइड भी हो, ना एक भी कम ना ही एक भी ज्यादा। तो हम इसे कहेंगे कि केमिकल्स आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट, चाहे वो रिएक्टेंट साइड का हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड का हो। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ये होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके बारे में आपने 11th में पढ़ा था, बस हमें इतना ही नॉर्मल चाहिए, और जो भी चीजें चाहिए होगी हम आगे पढ़ लेंगे। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये फिलहाल तो केमिकल के, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल के डायग्राम्स हैं, आप देख लो ऐसे केमिकल होता है। यहाँ पे अगर सपोज ये लिक्विड भी है तो भी इसमें मैटर प्रेजेंट है इसके लिए, ठीक है। मोस्टली जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, तो सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम स्टेट जो होता है ये हमेशा क्लोज्ड वाले चीजों में ज्यादा होता है, यानी कि अगर आप लोग क्लोज सिस्टम रखो, अपने सिस्टम को क्लोज कर दो, तो जो अंदर के मॉलिक्यूल्स होंगे, चाहे वो यहाँ पे लिक्विड भरा हो चाहे कोई भी सॉल्यूशन हो, तो वहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसा हमने सेकंड चैप्टर में देखा था, तो ये इक्विलिब्रियम के बारे में आपको अच्छे से पता है। अब हमारा चैप्टर था आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में यहाँ पे चार्जेस आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उनके टाइप्स आएंगे, एसिड है, बेस है, ये सारी चीजों के बारे में स्टडी हम आयोनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर में करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चार्जेस जो होते हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इनके जो चार्जेस हैं इनके बारे में नॉर्मली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। देखो अभी यहाँ पे ध्यान देना,
इतनी अच्छी सी डेफिनेशन आपको बताऊंगा, इतना अच्छा सा कंसेप्ट आपको समझेगा कि मैं क्या बताऊं। इलेक्ट्रोलाइट, ये वर्ड को ध्यान देना, इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है लाइट। इस वर्ड का मीनिंग होता है, वो लाइट वाला लाइट नहीं है, इसका मतलब होता है ब्रेक करना, ब्रेक। और इलेक्ट्रो मीन्स कोई भी चार्जेबल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना। अब ध्यान दो, अगर सपोज आपके सामने यहाँ पे आपके सामने एक सॉल्यूशन है, मैं बोलूंगा कि ये सपोज मान लो कि भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है ये? डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, याद रखना अच्छे से। और इसके अंदर मैं एक मॉलिक्यूल कोई भी डाल रहा हूँ NaCl का। जैसे ही मैं यहाँ पे NaCl की मॉलिक्यूल डालूंगा, ये क्या होगा? डिवाइड होगा और बनेगा Na+Cl माइनस में। सो जो यहाँ पे Na+Cl माइनस ये क्रिएट हुआ है, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ये Na भी और ये Cl भी, ये क्या है? दोनों इलेक्ट्रोलाइट है। कहाँ से बने? इस वाले कंपाउंड से, ठीक है। तो जब कभी भी कोई भी सॉल्यूशन में हम कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल को पुट करते हैं और वो ब्रेक होके ऐसे कुछ चार्ज बना दे, इन चार्जेस में ब्रेक हो जाए, सो इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब इनमें ऐसा भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट या तो स्ट्रांग होंगे या तो फिर ये वीक होंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम दोनों चीजें समझेंगे, ठीक है, डोंट वरी, ओके, ठीक है। तो चलो अभी हम यहाँ पे पहले और अच्छे से इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो एक कोई भी सब्सटेंस जो डिसएसोसिएट होता हो, ध्यान देना अच्छे से, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो डिसएसोसिएट होता हो, पहले NaCl था, ये एसोसिएटेड फॉर्म में था। जैसे ही हमने डाइल्यूट वाटर में डाला तो ये क्या हो गया? डिसएसोसिएट यानी ब्रेक हो गया, ठीक है, इनटू आयंस, याद रखना, इन अ सॉल्यूशन, एंड एक्वायर्स द कैपेसिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इज नथिंग बट इलेक्ट्रोलाइट। अब ये वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझते हैं वापस से हम लोग, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी चीजें समझ में आनी ही चाहिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आपको ये इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से। मान लो कि आपके सामने कोई भी यहाँ पे एक चीज है, एक कंटेनर है आपके सामने यहाँ पे, ठीक है, और आपने इसमें NaCl डाला, तो यहाँ पे क्या आया? Na+ और यहाँ पे Cl माइनस आया। ये है अपना यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट, ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। अब वो बात की बात है कि ये कटायन है, ये अनायन है, वो बात की बात है, बट हमें तो ये पता ही है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बिकॉज ये जो NaCl है, ये डिसोशिएट होने के बाद जो अपना सब्सटेंस है NaCl, ये किसी भी सॉल्यूशन में अंदर जाके डिसएसोसिएट हो गया और इलेक्ट्रोलाइट्स को फॉर्म कर दिया। अब इस Na+ से और Cl माइनस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, कब? जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रोड, यानी कि जो कैथोड होता है और जो एनोड होता है, इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर हमें मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कोई भी सब्सटेंस, जब कोई भी सब्सटेंस किसी भी सॉल्यूशन में अंदर जाके डिसएसोसिएट हो जाए, अपने आप को कुछ चार्जेस में डिवाइड कर ले, ठीक है, और डिवाइड करने के बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि Na+ ही और Cl माइनस ही क्यों आया? तो NaCl में जो Na होता है, ये होता है मेटल, क्या होता है? मेटल। और जो Cl माइनस है, ये होता है नॉन मेटल, क्या होता है? ये नॉन मेटल, ठीक है, याद रखना अच्छे से। तो जो Cl माइनस से नॉन मेटल है, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करती है और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करती है। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वही होता है कटायन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वही होता है अनायन। यानी Cl माइनस यहाँ पे अनायन है, Na+ यहाँ पे कटायन है, तो यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होता है। सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं Na+, K+, Cl माइनस यानी क्लोराइड और कैल्शियम, ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, ये सारी चीजें यहाँ पे बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स है। इन बातों को आपको याद रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और यहाँ पे डेफिनेशन अगर आपको देखना है तो देख लो, इलेक्ट्रोलाइट्स इज अ सॉल्यूशन या फिर केमिकल कंपाउंड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय चेंजिंग इनटू आयंस व्हेन मेल्टेड और डिसॉल्व इनटू सॉल्यूशन। अब आपको समझ गया होगा, जब कोई भी सब्सटेंस को हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें या मेल्ट करें, तो उसमें से जो भी आयंस क्रिएट होती हैं, यानी कटायंस और अनायंस, ये आयंस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब आपको अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है। चलो अब अगर मान लो, तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे? अगर मान लो यहाँ पे आपके सामने ये जो यहाँ पे एक सपोज कोई भी सब्सटेंस बीकर है, यहाँ पे आपने, आपके पास यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन भरा हुआ है। जब आपने सपोज NaCl सॉल्यूट को यहाँ पे क्या किया? अंदर डिसॉल्व किया।
जब आपने इसे डिसॉल्व किया, अगर ये पूरा सपोज आपने 50 ग्राम यूज किया था, 50 ग्राम NaCl यूज किया, तो ये पूरा का पूरा 50 ग्राम NaCl यहाँ पे डिसॉल्व हो गया Na प्लस Cl माइनस में। तो ये क्या बने, इलेक्ट्रोलाइट्स बन गए ना ये सारे के सारे। तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर ये सारा का सारा डिसॉल्व नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और पार्शियली डिसॉल्व हुआ है, सारा का सारा पूरा डिसॉल्व नहीं हुआ है। सो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग रीड कर लेना, अच्छे से आपको समझ जाएगा। ठीक है। और इसी कंडीशन को हम बोलेंगे कि जब ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पे जो चार्ज आयंस हैं प्लस माइनस आयंस ये ज्यादा मिलेंगे, तो यानी कि जो कंसंट्रेशन होगा ये भी मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, हायर या फिर मैक्सिमम होगा। तो इस चीज को आपको समझ के रखना है। यहाँ पे एक डायग्राम देख लो, देखो इलेक्ट्रोलाइट प्लस और माइनस है, इससे क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो हमें बैटरी में क्या मिल रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे भाई तो करंट ही प्रोड्यूस होगा ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन है। तो अभी तक आपने सीखा था कि जो ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है, तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये चीज पुरानी हो गई, नई चीज सुन लो। ऑक्सीडेशन मीन्स होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मीन्स होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को जिस रिएक्शन में, तो वहां पे हम बोलते हैं कि यहाँ रिडक्शन हो रहा है। और जब किसी रिएक्शन में कोई चीज इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो इस चीज को याद रखना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर को। ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो कभी भी आयोनिक इक्विलिब्रिया क्या होता है या इक्विलिब्रियम क्या होता है। सो आयोनिक जो इक्विलिब्रियम होता है ये इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब क्या है, ध्यान देना अच्छे से। सपोज आपके सामने यहाँ पे एक बीकर है, ओके, और इस बीकर में अपने बहुत ही अच्छे से आपको समझना है, यहाँ पे कोई एक दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन में कोई ना कोई चीज मिक्स है सपोज। ठीक है, तो ध्यान देना अच्छे से। और मैंने यहाँ पे NaCl चीज यूज की, सपोज मान लो NaCl मैंने यूज किया, तो यहाँ पे Na प्लस ये एक आयन है और Cl माइनस दूसरा आयन है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं, कुछ कुछ ऐसे, मान लो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कोई भी एक एलिमेंट ले लो, मतलब कोई भी आप एक एलिमेंट उठा लो, लाइक मैंने Ag ले लिया, ठीक है, चलो मान लो सिल्वर ले लिया, ठीक है, या फिर मान लो वाटर, कुछ भी, चलो Ag ले लेता हूँ। तो यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस ये क्या है, आयोनाइज्ड है, इनके अंदर आयंस है। और जो Ag है इसमें मान लो ये अनआयोनाइज्ड है। क्या है, ये अनआयोनाइज्ड है। तो मैं कब कहूंगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन्ड है आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड के बीच में, जब अपने आयोनाइज्ड वाले भी सेम अमाउंट में हो, मान लो 50 है तो अनआयोनाइज्ड भी 50 ही होने चाहिए। अगर एक पूरे सॉल्यूशन में आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड एलिमेंट यहाँ पे दोनों का अमाउंट है, जो कंसंट्रेशन है वो एकदम एक्यूरेट और सेम हो, तो हम कह सकते हैं कि वो आयोनिक इक्विलिब्रियम में है। समझा कि नहीं, यानी कि जो आयोनाइज्ड वाले हैं और अनआयोनाइज्ड दोनों एकदम सेम अमाउंट में है, सेम कंसंट्रेशन में है, यानी कि ये आयोनिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो अभी आपको अच्छे से ये बात समझ गई होगी। ठीक है, चलो अभी ध्यान रखना। नाउ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में समझते हैं। उससे पहले हम लोग क्या समझेंगे, एक बहुत ही अच्छे प्रोसेस को, आयोनाइजेशन को। ठीक है, कभी कभी कोई कोई यहाँ पे आयोनाइजेशन की स्पेलिंग ये लिखता है, कोई कोई ऐसे लिखता है, दोनों सेम है, एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है ये मोस्टली डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन में ही होता है। डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन में 50% वाटर यूज किया जाता है और 50% ही कोई सब्सटेंस यूज करते हैं जो कि लिक्विड बनाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, चलो तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स किसके ऊपर बेस्ड है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बेस्ड है एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन के ऊपर। कोई भी सब्सटेंस कितना आयोनाइज हो सकता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप बोलोगे ये बार बार वर्ड यूज कर रहे हो, आयोनाइज आयोनाइज, इसका मीनिंग क्या है। तो ध्यान देना अच्छे से, आयोनाइज इस वर्ड का मीनिंग होता है, मान लो यहाँ पे Na प्लस है, ठीक है, Na है और Cl है, तो ये अगर मैं अभी ये आयोनाइज्ड नहीं है, अगर मैं कहूँ इन्हें आयोनाइज करना है तो कोई ना कोई इनमें से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कोई ना कोई इनमें से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो ये सोडियम मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है,
तो यहाँ पे Na+ आ जाएगा। अब देखो ये हो गया आयोनाइज, समझ गया कि नहीं अच्छे से, और पहले न्यूट्रल था, ठीक है। फिर यहाँ पे Cl- है, ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्योंकि ये नॉन मेटल है, तो अब ये बन गया यहाँ पे आयोनाइज्ड। तो आयोनाइजेशन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मॉलिक्यूल, एटम्स, आयंस, ये अपने आप के अंदर से इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करते हैं और उसके वजह से ये आयोनाइज हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पे रीड कर लो चाहे, इट इज द प्रोसेस इन विच एन एटम और अ मॉलिक्यूल एक्वायर्स पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज बाय गेनिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, वही चीज है आयोनाइजेशन। जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, तो उसके ऊपर माइनस, यहाँ पे माइनस चार्ज आता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना, तो उसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। वाई पॉजिटिव चार्ज? बिकॉज निगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन, और जब इसे कोई लॉस कर देगा तो यहाँ पे पॉजिटिविटी आ जाएगी। मान लो अगर अपने अंदर से सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो अंदर क्या बचेगा, पॉजिटिविटी बचेगी। तो ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं, और इसी के बेसिस पे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हम पढ़ेंगे। दो टाइप्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के, एग्जाम में पूछ सकता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ध्यान देना। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, ये कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली ये क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं। मतलब अगर आपके सामने कोई बीकर है और इसमें अगर आपने कोई सब्सटेंस डाल दिया, मान लो AgCl डाल दिया, ठीक है, AgCl डाल दिया, तो यहाँ पे जब जाएगा तो ये बनेगा Ag+Cl-। तो जो ये Ag है और Cl- है, ये जितने भी AgCl इसके अंदर आएंगे, सबके सब अंदर जाके डिसोशिएट हो जाएंगे। डिसएसोशिएट मतलब ब्रेक हो जाएंगे और अपने आप को आयोनाइज कर देंगे। समझा कि नहीं? आयोनाइज मतलब चार्ज को गेन करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करके अपने ऊपर चार्ज को ला लेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को गेन कर लेंगे। समझा कि नहीं? तो ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा याद रखना, सारा का सारा एलिमेंट ही डिसोशिएट हो जाता है, और या फिर वो अपने आप को डिसोशिएट करके कंप्लीटली डिसॉल्व करवा लेता है। और जो भी इससे इलेक्ट्रोलाइट बनते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, बिकॉज ये इजीली डिसोशिएट कर सकते हैं। इनके भी यहाँ पे दो टाइप है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। और सॉल्ट जो NaCl होता है, ये भी वाटर के अंदर जाते ही अपने आप को टोटली डिसोशिएट कर लेता है। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सिमिलर कंडीशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि स्मॉलर एक्सटेंट में किसी भी एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, डिसएसोसिएट होता है, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में। मान लो यहाँ पे अगर मैंने कोई भी यहाँ पे सपोज कोई भी एलिमेंट मैंने यहाँ पे उठा लिया, AlCl3 उठा लिया, ठीक है, ये भी अपना आयोनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना, ओनली एंड ओनली आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, आयोनिक कंपाउंड, यही कंपाउंड डिसोशिएट होते हैं। ये भी बातें ध्यान रखना। आप बोलोगे आयोनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, तो जो कंपाउंड मेड विद आयंस, जो कंपाउंड मेड विद आयंस। तो फिर आप बोलोगे कौन से आयंस, तो हमेशा याद रखना, कटायन और अनायन, कटायंस और अनायंस से जो भी मॉलिक्यूल कंबाइन होके बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। मान लो कि यहाँ पे सोडियम है, ये हो गया कटायन, और यहाँ पे माइनस है, ये हो गया अनायन। तो इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिस फोर्स को हम, इस फोर्स को इलेक्ट्रो, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा भी होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये Na+Cl- कंबाइन होकर NaCl बनाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। मोस्टली जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, इनमें एक ना एक हेलोजन जरूर जुड़ा रहेगा। हेलोजन कौन कौन से होते हैं, Cl, Br, I और एक फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कभी तो रिएक्शन ही नहीं करता, ये तीन करते हैं, ठीक है। तो ये किसी ना किसी मेटल से जरूर जुड़े रहेंगे, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। चलो, तो AlCl में एल्यूमिनियम मेटल है और Cl क्या है, हेलोजन है, तो ये भी क्या होगा, डिसोशिएट होता है। बट यहाँ पे Al+
और Cl-1 तो रहा है, बट मान लो अगर यहाँ पे 100 ग्राम यूज किया था हमने AlCl3, तो पूरा 100 ग्राम डिसॉल्व ही ना हुआ हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये जब सारा डिसॉल्व नहीं हुआ है, डिसोसिएट नहीं हुआ है, यानी स्मॉलर अमाउंट में डिसोसिएट हुआ है, तो इसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। और इसके दो टाइप होते हैं इन इलेक्ट्रोलाइट्स के, एक वीक एसिड और एक वीक बेसिस। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक एसिड।